ना सिर्फ इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट्स, मिडिल ईस्ट के मार्केट, करीब 12-13 मार्केट्स में तो हम KFC को सप्लाई कर रहे हैं, 4 से 5 मार्केट्स में वर्किंग कर रहे हैं। तो हम पहली कंपनी है इंडिया से जो इंटरनेशनल QSRs को कर रहे हैं। मैं घर पे फ्राइज बना रहा हूँ और मैं एक फ्रोजन फ्राइज ला रहा हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस? हम लोग ऐसा मानते हैं कि फ्रोजन फूड इज अनहेल्दी। वेस्टर्न वर्ल्ड में वे लोग मानते हैं कि हमें मान लो भूख लगी है और हमारे पास बनाने का टाइम नहीं है, तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। अब वो लोकल ढाबा से कुछ ऑर्डर किया जिसके इंग्रेडिएंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट। वो हम ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन हम फ्रोजन की तरफ नहीं जाते। तो किसी आइलैंड पे जाओ और किश्तियां जला दो, पीछे जाने की ऑप्शन ना हो तो तुम आइलैंड बसा लेते हो। ऑयल का कंजम्पशन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज में काफी कम है कंपेयर टू फ्रेश फ्रेंच फ्राइज। तो ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड, मैं तो स्ट्रांगली मानता हूँ कि फ्रोजन इज द फ्यूचर। करीब 6 महीने हुए थे ये एडवांस भेजे हुए, तब पता लगा सप्लायर कंपनी है वो बैंकरप्ट हो। पहला कदम जो मैंने उठाया था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वही मुझे बहुत बड़ा सेटबैक मिला। बर्गर किंग, KFC जैसे ब्रांड की फ्रेंच फ्राइज इंडिया के गुजरात के मेहसाना में बन रही है। अमेरिका में कोई हैश ब्राउन खा रहा है, टोक्यो के किसी रेस्टोरेंट में कोई पाइनएप्पल पाए, बन का रहा है भारत में। कैसे एक आदमी ने ट्रेडिशनल सब्जी मंडी से निकलकर एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सोचा और बना डाला इंडिया का सबसे बड़ा फ्रोजन फूड का ब्रांड। 1500 करोड़ की एनुअल टर्नओवर, 40 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट, जिसको फैमिली ने बचपन में हॉस्टल भेज दिया कि लड़का ना हमारे साथ मंडी में काम ना करे, ये कोई प्रोफेशनल जॉब करे। उसने उसी मंडी में काम किया, उस मंडी का आलू पकड़ा और एक मल्टीनेशनल कंपनी बना दी। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है हरेश करमचंदानी, जो हाइफन फूड्स के फाउंडर एंड CEO हैं। हमने उनसे जाना कि कैसे उन्होंने एक सिंपल आइडिया से एक इंटरनेशनल फ्रोजन फूड एम्पायर बनाया। बर्गर किंग, KFC जैसे ब्रांड्स को कैसे उन्होंने अपना क्लाइंट बनाया, ये कंपनीज क्या देखती हैं, कैसे इन तक पहुंचा जाता है, फ्रोजन फूड इंडस्ट्री काम कैसे करती है, और ये फ्रोजन फूड सिर्फ इजी है या हेल्दी भी है, कैसे भारत के रूट्स को वो ग्लोबल रूट्स तक लेके जा पाए। आइए बहुत कुछ जानते हैं आलू से शुरू हुए इस बिजनेस के बारे में, फ्रोजन फूड के बारे में और एक एंटरप्रेन्योर की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। वेस्टर्न कंट्रीज में वो मानते हैं कि फ्रोजन फूड इज बेटर देन फ्रेश फूड। हाँ जी बिल्कुल। हम लोग, जबकि हमारे यहाँ ऐसा परसेप्शन है कि फ्रोजन फूड अनहेल्दी है। ठीक है, तो वेस्ट में मानते हैं फ्रोजन इज हेल्दियर देन फ्रेश, हमारे यहाँ मानते हैं फ्रेश इज हेल्दियर देन फ्रोजन। आप क्या मानते हो? यहाँ चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके घर में अपना, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? सो मोस्टली वेजिटेरियन, एग्स तो वगैरह। जो सब्जियाँ आती हैं आपके घर में, वो आप कैसे फ्रेश मार्केट से लेते हैं? हाँ, जनरली ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो फ्रेश सब्जियाँ आती है। मैं मटर की बात करता हूँ। चलिए एक क्लासिक एग्जांपल जो है वो मटर है, ग्रीन पीस। तो मटर आपके यहाँ फ्रेश आता है या फ्रोजन आता है? मेरे ख्याल से मुझे पता ही नहीं होगा एक्चुअली में, शायद फ्रेश आता होगा। देखिए फ्रेश मटर जो है वो सिर्फ 3 महीने अवेलेबल होता है। मटर पूरे साल अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब आलू है वो पूरे साल अवेलेबल होता है, प्याज है, टमाटर है, वो अलग अलग स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है। आलू क्योंकि कोल्ड स्टोर में आप रख सकते हो, प्याज को भी आप स्टोर कर सकते हो। मटर सिर्फ 2.5 से 3 महीने अवेलेबल होता है। बाकी जो अगर आपके घर में आ रहा है तो वो फ्रोजन आज आ रहा होगा, लेकिन पहले क्या हो रहा होगा, आपके जब पेरेंट्स के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो फ्रेश सीजन में मटर खरीद के उसको सुखाया जाता था और उसके बाद उसको फ्रीजर में रख दिया जाता था। अब वही चीज़ आपको फ्रोजन में मिल रही है मार्केट से। तो जैसे हम लोग फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं या और पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आलू टिक्की, बर्गर पैटीज वगैरह, उसी तरह से मटर भी सेम प्रोसेस IQF, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग से गुजरता है। तो फ्रोजन मटर का जो है इंडिया में चलन हो गया है। अब वो इजीली एक्सेप्ट हो गया क्योंकि फ्रेश मटर आपको सिर्फ 3 महीने मिलता है और बाकी। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात यह है, मैं आपसे वापस एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप क्या मानते हैं कि फ्रेश मटर अच्छा है या फ्रोजन मटर अच्छा? तो एक परसेप्शन जो बनी हुई है, कोई भी चीज़ के साथ जब फ्रोजन लगता है तो परसेप्शन ये आती है कि वो अनहेल्दी है। राइट? नहीं, पर फ्रेश जो वर्ड है उसी से आपको लगता है कि ये फ्रेश है, फ्रोजन है। हाँ। ठीक है, अब फ्रेश मटर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो मटर है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं किसी रूरल एरिया में हो रहा है, वहाँ से अर्बन एरिया में किसी सिटी में आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर कोई बड़ी मार्केट में आ रहा है, वहाँ से इंडिया की छोटी छोटी मार्केट्स में जा रहा है, वहाँ से किसी सेमी होलसेलर के पास आ रहा है, वहाँ से किसी रिटेलर के पास जा रहा है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि वो सारा ही रास्ते में पोल्यूशन है, टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर्स हैं हमारे इंडिया में,
तो वो सारी चीज़ों से गुजरता है और फाइनली जब आप अपने रिटेलर से ख़रीदते हो, जैसे आजकल आप ऑनलाइन से ख़रीद रहे हो, तो उनसे जब आप ख़रीदते हो तो वो काफ़ी हद तक जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फ्रेशनेस है, वो खो चुका होता है। जब मटर हार्वेस्ट हो रहा है, मतलब एक मानिए कि जो फ्रेश आपके पास है, आप लेके घर में रख रहे हैं, फिर 2-4 दिन में ओवरऑल उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो कुल मिला के हार्वेस्ट के बाद करीब 10 से 12 दिन उसको लग रहे हैं आप फाइनली जब तक कंज्यूम कर रहे हैं। फ्रोजन प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, जैसे मटर का एग्जाम्पल हम ले रहे थे, तो हार्वेस्टिंग के बाद जो फ्रोजन मटर के प्लांट्स है वो आसपास में ही लगे हुए हैं एरिया ऑफ प्रोडक्शन के, 2 से 3 घंटे में, 4-5 घंटे में प्रोसेसिंग प्लांट पे पहुंच गए और फिर उसका जो है क्लीनिंग, वॉशिंग हुआ, ब्लांचिंग हुआ और उसको फ्रीज कर दिया गया। ठीक है। और ये फ्रीजिंग क्या है, जो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, वो फ्रीजिंग क्या है, जो किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल में जो मॉइस्चर होता है उसको एक तरह से आइस क्रिस्टल्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मॉइस्चर को जो है आइस क्रिस्टल्स बना दिया जाता है, फिर आप फ्रोजन स्टेट में उसको रखिए, तो 4 से 5 घंटे में वो फ्रोजन स्टेट में आ गया। ठीक है। उसके बाद आप उसको फ्रीजर में रखिए, बेसिकली कोल्ड चेन मेंटेन करना है। तो और इसकी शेल्फ लाइफ 12 महीने है। तो आप मान लीजिए कि वो जिस दिन हार्वेस्ट हुआ उसके बाद चाहे आप 12 महीने के बाद भी घर में फ्रीजर से पैकेट निकाल के जब खा रहे हैं तो वो उतना ही फ्रेश है, जैसे 4-5 घंटे में ही उसकी जो फ्रेशनेस है वो लॉक हो गई। तो आपको लग रहा है कि ये 12 महीने पहले का प्रोडक्ट, लेकिन इट इज एज फ्रेश एज फ्रॉम द फार्म। ओके, आई गेट इट। तो बेसिकली न्यूट्रिशन वैल्यू भी मोर और लेस वही है। न्यूट्रिशन बेटर है क्योंकि इसमें है ना, ये प्रोडक्ट जो है किसी टेम्परेचर अब्यूज वगैरह से नहीं गुजरा है, तो उल्टा न्यूट्रिशन जो है वो फ्रेश वाली जो न्यूट्रिशन है, फुल न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी, लॉक कर दी गई एक तरह से। जो कि हम जब उसको फ्रीजर से तो टाइम डिफरेंस है, आप समझ लीजिए ना, ये 10-12 दिन हो गए और वो ऐसा समझिए कि 5-6 घंटे हो गए। क्या टेक्नोलॉजी होती है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है इसके पीछे, कि उसमें कुछ क्या केमिकल डाले जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जा रहे हैं, क्या एग्जैक्टली किया जा रहा है? ये जो पूरा प्रोसेस है, कोई भी फ्रोजन प्रोडक्ट जो बनता है, फिर चाहे फ्रोजन वेजिटेबल्स हो या इस तरह के फ्रोजन वैल्यू एडेड स्नैक्स हो, तो कहीं कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होता है, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, अब इसको बोलते हैं IQF, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। इसमें क्या है, प्रोडक्ट को क्विकली कोर तक फ्रीज कर दिया जाता है, टू द कोर, और उसी की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ है इतनी, प्रिजर्वेटिव की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट फ्रीजिंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ओके, सो बेसिकली एक तरह के आपके भी जो प्लांट्स है, दे आर इनटू IQF, बिल्कुल राइट। सो आप जो फाइनल स्टेज है, देखिए हमारे जो प्लांट्स है, हम उसमें क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें एक सारा प्रोसेस है। पोटैटो का पहले क्लीनिंग, वॉशिंग होता है, फिर पीलिंग होता है, जो छिलका है वो निकाल दिया जाता है, और उसके बाद उसका कटिंग होता है जिस थिकनेस का आपको फ्रेंच फ्राइज चाहिए, या और भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। और उसके बाद होता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं ब्लांचिंग। एक तो पहले जो छोटे पीस है साइड वाले वो निकल जाते हैं, उसके बाद ब्लांचिंग करते हैं। अब ब्लांचिंग भी ऐसा है कि एक तो 2 स्टेज है ब्लांचिंग के, एक तो जो है एंजाइम्स डीएक्टिवेट होते हैं, दूसरा है शुगर्स लीच आउट हो जाते हैं अगर थोड़ा बहुत है, लास्ट वाला कोल्ड स्टोर वाला आलू है तो। और उसके बाद जो है ड्राइंग प्रोसेस है। अब ड्राइंग में क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसका जो सरफेस मॉइस्चर है उसको एवापोरेट कर दिया जाता है, तो एक तरह से एक वो लेयर बन जाता है उसके ऊपर आलू का ही अपने आप में एक, और उसकी वजह से आपको जब फ्राई करते हो ना तो ऑयल अंदर नहीं जाता है, इसलिए कम ऑयली दिखता है। और ड्राइंग होने के बाद पार फ्राई होता है, पार्शियल फ्राइंग, वो इसलिए हम करते हैं, एक तो टेक्सचर मिले और दूसरा कुकिंग टाइम जो है कस्टमर का रिड्यूस हो। तो पार्शियल फ्राई करके और उसको फिर फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज करके ये पूरा प्रोसेस काफ़ी ऑटोमेटेड है। पैकिंग भी जो है वो प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग ऑटोमेटिक है, और उसके बाद उसको कोल्ड स्टोर में रख के और जगह जगह पहुंचता है। सो जैसे हमने बात करी, और मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ जब हम ट्रैवल करते हैं बाहर, तो फ्रोजन फूड बहुत नॉर्मल है। इवन इंडियन फैमिलीज जो बाहर रहती हैं तो वो फ्रोजन फूड कंज्यूम करती हैं। इंडिया में फ्रोजन फूड की एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया में जो फ्रोजन फूड का कंजम्पशन जो है वो बहुत अभी लो है। वेस्टर्न वर्ल्ड से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में अभी ना के बराबर है। अभी हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लो है। उसके पीछे के मुख्य 2 कारण है। एक तो है कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब मैं कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये है कि एक तो प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है IQF वाले वो हो गए, उसके बाद हो गया अपना फ्रोजन कोल्ड स्टोरेज, सब जीरो कोल्ड स्टोरेज जिसको हम कहते हैं, फिर जो है मार्केट पॉइंट के आसपास में जो छोटे वाले कोल्ड स्टोरेजेस हों, और उसके बाद जो है जो आउटलेट्स हैं, जो स्टोर्स वगैरह है, वहाँ पे जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र स्पेस उसकी कमी, और फाइनली हमारे घरों में जो है फ्रीज़र स्पेस की कमी। हमारे घर में मतलब इंडियन फैमिलीज में मिडिल क्लास की आप बात करें या अपर मिडिल क्लास की बात करें तो कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड फ्रीज़र स्पेस छोटा है।
अब बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे हो रहा है, लेकिन ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि बाहर फ्रीजर बड़ा होता है, फ्रिज साइज छोटा होता है। यहाँ हमारा फ्रीजर एक छोटा सा होता है, फ्रिज बड़ा होता है। इसी वजह से, क्योंकि फ्रोजन फूड का कंजम्पशन वहाँ है, अभी हमारे यहाँ फ्रीजर छोटा है, तो फ्रीजर की स्पेस हमारे यहाँ कम है। तो ओवरऑल ये सारी जो चीज़ें हैं उसको मिला के मैं कहता हूँ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब जो बड़े कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह है उसमें तो काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी सारे यूनिट्स आए हैं और काफ़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन जो घरों में फ्रीजर स्पेस है उसका आप क्या ही कर पाओगे, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। दूसरा जो रीज़न है वो है जिसकी वजह से कंजम्पशन कम है, वो एक्सेप्टेंस वाली बात आ जाती है, जिसमें मिथ्स हैं फ्रोजन फूड के ऊपर। अब इंडियन कंज्यूमर जो है, हम लोग ऐसा मानते आए हैं, रादर मैं कहूँगा कि फ्रोजन फूड इज़ अनहेल्दी, ठीक है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में वे लोग मानते हैं कि फ्रोजन इज़ बेटर देन फ्रेश। हम अगर ये समझें, शुरुआत करें कि फ्रोजन इज़ एज गुड एज फ्रेश, तो सारी चीज़ें जो हम फ्रेश बना रहे हैं, फ्रेशली मेड कर रहे हैं, उसकी जगह कन्वीनियंस के चलते फ्रोजन फूड में अगर शिफ्ट होंगे, तो अभी वो जो मिथ है कि फ्रोजन फूड अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए वगैरह वगैरह, तो उस वजह से जो है इसका इतना कंजम्पशन नहीं है इंडिया में। मैं घर पे फ्राइज बना रहा हूँ, हाँ जी, और मैं एक फ्रोजन फ्राइज ला रहा हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, घर पे जो आप फ्राइज बना रहे हो, एक तो उसमें जो फ्रेश प्रोड्यूस है उसकी कैसी है क्वालिटी, न्यूट्रिएंट्स उसमें कैसे हैं, और यहाँ पे क्या है कि जो ये आलू की ही हम बात कर रहे हैं, तो आलू जो है हार्वेस्ट हुआ, अच्छे से स्टोर किया गया, अच्छे से उसको क्लीन वॉश करके जो है वो IQF किया गया, तो उसकी फ्रेशनेस इंटैक्ट है। एक तो वो फ़र्क है। दूसरा, अब क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जिसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, आप सिंपली मैं आपको अगर कंपैरिजन बताऊँ तो अगर आप घर में बनाएंगे आलू से, फिंगर चिप्स जिसको बोल सकते हैं, बट वो फ्रेंच फ्राइज ही हुआ, वो आपका काफ़ी ऑयली निकलेगा जब आप फाइनल फ्राई करेंगे, और यहाँ आपको फ्राई करने के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये फ्राइड प्रोडक्ट है, ऑयल बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। वहाँ क्या हो रहा है कि ऑयल अंदर सीप हो रहा है जो फ्रेंच फ्राइज के जो स्ट्रिप्स हैं उसमें, और यहाँ क्या है कि क्योंकि ये जो प्रोसेस है हमारा पूरा, उसमें एक ड्राइंग होता है, सरफेस मॉइस्चर इवापोरेट हुआ तो एक तरह से लेयर बन जाती है, तो वो अंदर ऑयल को जाने नहीं देता है, तो ऑयल का कंजम्पशन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज में काफ़ी कम है कंपेयर टू फ्रेश फ्रेंच फ्राइज। फिर वो जो शुगर है, अब आलू में शुगर है, वो आपको फ्रेश आलू में आपको तो नहीं पता लगेगा, अब क्योंकि हमारे पास सारे टूल्स हैं, हम चेक करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट में आपको शुगर नहीं है नजर आएगा। राइट, आई थिंक एक मेरा थॉट चेंज हुआ है, मुझे नहीं पता था, मेरे को अभी रियलाइज हुआ ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। अब तक मैं भी उस थॉट प्रोसेस में था, क्योंकि हम सुनते यही आए हैं। फॉर एग्जांपल, मदर को बोला कि फ्रोजन फूड, तो मदर का रिस्पॉन्स होता था कि क्यों प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ खानी है। तो शायद आधे लोगों के दिमाग में, मेरे जहन में यही था कि फ्रोजन मतलब प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस और न्यूट्रिशन लॉकिंग, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। दूसरा थॉट अभी आ रहा है, जो कि रिसेंटली मैं लंदन में था, तो वहाँ मैं अपने फ्रेंड के पास था जो कि इंडिया से ही 2 साल पहले मूव हुआ है, तो उनका पूरा फ्रोजन फूड का कॉन्सेप्ट चल रहा था, इवन नान भी फ्रोजन था, सारा कुछ फ्रोजन था। तब हमारी डिस्कशन हुई, तो उसने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया जो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि हमें मान लो भूख लगी है और हमारे पास बनाने का टाइम नहीं है, तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, राइट। अब वो लोकल ढाबा से कुछ ऑर्डर किया जिसके इंग्रेडिएंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसके पीछे कोई ब्रांड नहीं है कि उसने मेक श्योर किया होगा क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, क्या वेजिटेबल होनी चाहिए, वो हम ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन हम फ्रोजन की तरफ नहीं जाते, जहाँ पे हमें पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, और कभी ऑयल बहुत ज़्यादा आएगा, कभी कम आएगा, सब गैम्बल है। यहाँ हर चीज़ क्लियर है, और पीछे टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री है, डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, बट फिर भी शायद एक थॉट प्रोसेस यही है कि नहीं, फ्रोजन नहीं खाना, ढाबे से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, राइट। बिल्कुल। तो बाहर से आप ऑर्डर करेंगे तो जो आपने बातें की, देखिए इसमें भी हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, अच्छा हाइजीन मेंटेन करते हैं, लेकिन एक हाइजीन एक फैक्टर है, वहाँ पे ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, रास्ते में जब आ रहा है तब वो कैसा उसको मेंटेन किया गया है, ये सारे फैक्टर्स हैं। जबकि फ्रोजन में जो है प्रोडक्ट की जो फ्रेशनेस है वो लॉक हो गई, आपने फ्रीज़र से निकाला, उसको किया। ये भी देखिए, फ्रोजन को भी आप देखिए तो बेस प्रोडक्ट है, अगर कोई उसमें अपना रेसिपी अपना ऐड करना चाहे, कोई फ्लेवर्स और ऐड करना चाहे या कोई टॉपिंग लगाना चाहे, वो ज़रूर हो सकता है, ठीक है। अब ओवरऑल क्या है कि टाइम जो है इसमें काफ़ी बचता है। अब आप जैसे बता रहे हो यूके में आपके कोई फ्रेंड, अब वहाँ क्या है, हर कोई अपना बिजी है, हर कोई काम कर रहा है, इवन वहाँ जो है विमेन भी सारे मोस्टली वर्किंग है, ठीक है। तो वहाँ अपना टाइम बचाने के लिए लोग फ्रोजन फूड को एक्सेप्ट करते हैं, खास करके जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ तो एक्सेप्टेंस फ्रोजन फूड का है ही। ये जो हमारे इंडियन एथनिक प्रोडक्ट्स हैं, समोसा, पराठा,
तरह तरह की हमारी सब्जियाँ, ये अगर वहाँ बनाने जाओगे, एक तो उस तरह की सब्जियाँ आपको सेम जो है टेस्ट की या सेम वैराइटीज़ की या फ्लेवर की मिलेंगी नहीं, और अगर मिल भी गई तो आपको इतना टाइम जो लगेगा बनाने में, उसकी जगह फ्रोज़न फूड का एक्सेप्टेंस इंडियन डायस्पोरा के लिए तो हो गया है वहाँ। राइट। तो जैसे अब समोसा है, अब उस तरह का समोसा बनाना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब यहाँ जो है समोसा हमारे यहाँ इंडिया में, देखिए समोसा है ना, एक बहुत क्लासिक समोसा है, आलू टिक्की है, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए कोई समोसा है, अगर कोई स्ट्रीट पे है ना, कोई स्ट्रीट फूड, जैसे स्ट्रीट फूड बढ़िया स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है, हम लोग, अब आपको ये पता नहीं है कि वो जो समोसा है वो एक्चुअली कब बनाया गया। राइट। अगर आप फ्रोज़न समोसा कंज्यूम करते हैं तो वही फ्रेशनेस लॉक हो गई, आपने जब उसको फाइनल फ्राई किया तो फ्रेश है। लेकिन वैसे अगर आप जो समोसा खा रहे हैं, अगर उसको एक रात पहले बनाया गया है, 12 घंटे 18 घंटे, तो उसको अब ठीक से मेंटेन किया गया नहीं किया गया, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। राइट। तो राइट टेस्ट तक कैसे पहुंचे, क्योंकि समोसा एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक इमोशन जुड़ी होती है समोसे के साथ, एंड आई एम श्योर कि क्योंकि आलू टिक्की, समोसा, फ्राइज़, आप जिस लेवल पे आपका स्केल है, जिस लेवल पे आपकी टर्नओवर है, तो आपने वो टेस्ट बनाया है जो लोगों को पसंद आए। देखिए फ्रेंच फ्राइज तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर आलू ही है, और है ना, और कोई इंग्रेडिएंट एडिशनल डलता नहीं है। लेकिन फिर आलू टिक्की की अगर मैं बात करूं, बर्गर पैटीज़ की, नगेट्स की, वो सारे जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए वो इंडियन पैलेट को ध्यान में रखते हुए बनाए, जो इंडियन टेस्ट को हमने प्रायोरिटी दी है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल्स भी हुए होंगे उस टेस्ट तक पहुंचने के लिए? देखिए हिट एंड ट्रायल्स जो हुए हैं, हाँ, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फेज़ है, उसमें ये सारा होता है। लेकिन हाँ, यहाँ अब मैं हिट एंड ट्रायल की आप बात कर रहे हैं, तो मैं एक जैसे एक है ना, जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज है, वैसे ही बहुत एक ग्लोबली पॉपुलर प्रोडक्ट है हैश ब्राउन। अब हैश ब्राउन क्या है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में मतलब एक बहुत पॉपुलर ब्रेकफास्ट आइटम है। राइट राइट। यहाँ भी इंडिया में आप देखेंगे तो स्टार होटल्स में आपको ब्रेकफास्ट में बफे में होते ही होते हैं, लेकिन वहाँ तो आम है, मतलब बहुत कंजम्पशन है हैश ब्राउन का। अब हैश ब्राउन में हमने हिट एंड ट्रायल्स किए। अब हैश ब्राउन तो हमने इंट्रोड्यूस किया ही था जब से हमने स्टार्ट किया, लेकिन एक है ना पर्टिकुलर तरह का हैश ब्राउन है जो यूएस में बनता है, वो एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी का, अलग ही उसका टेक्सचर वगैरह है, जो उसका जो पोटैटो का टेक्सचर है, जो पीस डेफिनेशन है, वो सारा मैटर करता है। वो हमने अभी करीब 2.5 साल पहले लॉन्च किया, मतलब पहले हमने डेवलप किया प्रोडक्ट को और अब मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। वो प्रोडक्ट से हमारा जो एक इंडिया को एक रिकग्निशन मिला क्वालिटी सप्लायर के रूप में, और हाइफन को भी रिकग्नाइज किया गया। लेकिन ये हैश ब्राउन ने हमारे लिए वंडर्स किए, हमें बहुत ग्लोबल रिकग्निशन मिला कि इस तरह का प्रोडक्ट हम जो बना पा रहे हैं। अब हम ये प्रोडक्ट इंडिया में तो अभी सप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एक बड़ा अचीवमेंट जो है मैं मानता हूँ इसका, कि हम यूएस में भी सप्लाई कर रहे हैं। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन में हम यहाँ से भेज रहे हैं। उनका प्रोडक्ट जो वो खाते आए हैं, उस टेस्ट को आप यहाँ बैठे मीट कर पा रहे हो, और उनके लिए हम सप्लाई क्रिएट कर पा रहे हैं इंडिया से। राइट। सो जैसे हम लोगों ने सुना है पहले मेक इन इंडिया, तो ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड है। राइट। देश में बनाओ और दुनिया के लिए भी बनाओ। नाइस। अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ, गुड, बेस्ट, या ऐसे कहते हैं बैड, गुड और बेस्ट फ्रोजन फूड में, कौन से फ्रोजन फूड हैं जो नहीं सही, राइट, कौन से फ्रोजन फूड है जो ठीक है, और कौन से फ्रोजन फूड है जो सोचना ही चाहिए और खा लेनी चाहिए? नहीं, फ्रोज़न फूड अगर किसी अच्छे ब्रांड का है, कोई अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर बना है, जहाँ वो सारी कंडीशंस जो हैं हाइजीन वगैरह की मेंटेन हो रही है, तो वो अच्छा है। अब ये देखने वाली बात है कि अब जैसे हम लोगों के केस में क्या है, क्योंकि हम इस तरह के QSR कस्टमर्स को भी सप्लाई कर रहे हैं, उनके अपने अनअनाउंस्ड ऑडिट्स होते हैं, तो हमें हमेशा ही कंडीशंस जो है वो बेस्ट रखनी पड़ती है, रखनी होती है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल। तो उस तरह का अगर यूनिट है जहाँ इन सब चीज़ों का खूब ध्यान रखा गया है, तो वहाँ का फ्रोजन फूड, फिर चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, वो बेस्ट है। अब यह है कि आपको कंज्यूम कैसे करना है, आपको क्या उसको फ्राई करके करना है, एयर फ्राई करना है, बेक करना है, शैलो फ्राई कर सकते हैं, पैन फ्राई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जैसे शुरू हुआ हाइफन का जर्नी विद फ्राइज एंड पोटैटो रिलेटेड, अभी क्या क्या प्रोडक्ट रेंज कितना एक्सपेंडेड है? तो देखिए पोटैटो एक वर्सेटाइल
प्रोडक्ट है। पोटैटो के साथ आप बहुत सारी और वेजीज वगैरह मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे मैं बर्गर पैटीज की बात करूं तो उसमें कई सारे और वेजिटेबल्स हैं, जैसे ग्रीन पीस हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, कैरेट हो गया, और स्पाइसेस वगैरह तो है ही है, गार्लिक जिंजर का टेस्ट वगैरह वो सारा तो है ही है। लेकिन इसके बाद वेजी स्टिक्स है प्रोडक्ट, फिर एक नगेट्स हैं, चिली गार्लिक पॉपर्स हैं, ठीक है, फिर बारबेक्यू बाइट्स हैं, है ना, पोटैटो में थोड़ा बारबेक्यू का सीजनिंग है। उसी तरह से एक जैसे वर्सेटिलिटी की बात कर रहे थे तो पोटैटो को आपने चीज़ के साथ मिला दिया तो पोटैटो चीज़ बॉल्स हैं। हम लोगों का एक बहुत हिट प्रोडक्ट है वो जेसीपी बोलते हैं हम, एलापेनो चीज़ पेपर्स। ओके, तो इस तरह के कई सारे करीब मैं मानता हूँ अंदाजे से 20 प्रोडक्ट तो सिर्फ पोटैटो बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ओवरऑल जो बिजनेस है उसमें काफ़ी मात्रा हमारी एक्सपोर्ट्स में भी है। तो एक्सपोर्ट्स में जो हम फोकस कर रहे हैं, मतलब पहले तो फ्रेंच फ्राइज हमने शुरू की, फिर अब हैश ब्राउन भी कर रहे हैं, फिर टेटर टॉट्स वो भी एक पॉपुलर प्रोडक्ट है। इन सारे प्रोडक्ट्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए हमारा जो है ना वो स्ट्रैटेजी कुछ अलग है। जब हम फ्रोज़न फूड में इंडिया में अपने आप को एक एक एस्टैब्लिश्ड, एक रिकग्नाइज्ड प्लेयर की तरह, एक अच्छे ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में हैं। हालांकि कंज्यूमर सेगमेंट अभी हमने एंटर किया है, हम पहले B2B बिजनेसेस में ही फोकस कर रहे थे। तो इंडिया के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम इंडियन कंज्यूमर्स को एक बहुत वाइड रेंज देना चाहते हैं। यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप जो लिया है, जो स्टार्ट किया, हमने फ्रोज़न पिज़्ज़ाज इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके, अब एक पूरी ऑटोमेटिक लाइन है, स्विट्ज़रलैंड की लाइन है, वहाँ आपका पिज़्ज़ा का शीटिंग होता है, पिज़्ज़ा कट होता है, फिर पार बेक होता है, फिर उसके बाद उसका जो टॉपिंग्स है, फिर आप जो है सॉस लगाइए, उस पर चीज़ लगाइए, वेजीज लगाइए, सारा ऑटोमेटिक होता है। तो कंप्लीट पिज़्ज़ा आपका जो है वो फ्रोज़न पिज़्ज़ा वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। वैसे ही पॉकेट्स, मतलब एक जैसे हमने उसका नाम दिया पफिट्स, मतलब पफिट्स इज अ कॉम्बिनेशन, एक तो पफ और पॉकेट्स का। तो उसमें भी हमने रेंज दी है, 3-4 अलग अलग सेवरी में रेंज है, 2-3 स्वीट में रेंज है। तो वो प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। फिर स्वीट पाइस जो है, एप्पल पाई, पाइनएप्पल पाई, ये भी सारा हमने इंट्रोड्यूस किया। तो पोटैटो के अलावा दूसरी जो रेंज है वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं फ्रोज़न में मोमोज, अनियन रिंग्स, फिर मोज़रेला चीज स्टिक्स, हरा भरा कबाब। तो बेसिकली हम अपने आप को एक फ्रोज़न फूड कंपनी की तरह इंडिया में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये देखिए इसमें जो हमारी सोच है, ये जो स्ट्रैटेजी हमारी है, वो उसके पीछे का हमारी सोच ऐसी है कि इंडियन कंज्यूमर्स को वैरायटी चाहिए। हमें फूड में बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए। मैं तो बल्कि सिंपली कहूँगा कि वी इंडियन कंज्यूमर्स आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। राइट। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो उनमें क्या है कि यदि रोज़ वही बर्गर या रोज़ दोपहर को लंच में वही सैंडविच अगर कोई खाता है तो मतलब चल जाता है। हमें नहीं, हमें रोज़ अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वैरायटी। तो इसीलिए इंडियन कंज्यूमर्स को एक वैरायटी हम ऑफर करना चाहते हैं। इसीलिए फूड प्रोडक्ट्स की श्रृंखला में फ्रोजन फूड कैटेगरी में हम सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्योंकि आप रिटेल में या कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स प्लान कर रहे हो, तो आपको नज़र आ रहा है कि फ्रोज़न फूड की एक्सेप्टेंस इस लेवल पे इंक्रीज़ होगी? देखिए, बिल्कुल होना ही होना है। इसीलिए इंक्रीज़ होगी। सबसे पहले तो देखिए क्या है कि एक तो अवेयरनेस आएगा कि फ्रोज़न इज़ एज गुड एज फ्रेश। सबसे पहले वो स्टार्ट करें, बिलीव करना, वो पहला स्टेप है। और उसके बाद जो है कन्वीनियंस विल बी द मेजर ड्राइविंग फैक्टर। अब वो कन्वीनियंस क्यों रहेगा लोगों को? एक तो देखिए जैसे जैसे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं ये इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ फ्रोजन प्रोडक्ट्स, उसमें एक तो है अर्बनाइजेशन, दूसरा है न्यूक्लियर फैमिलीज, वर्किंग विमेन, ठीक है, इनकम्स भी हमारी इंक्रीज हो रही है, कंट्री डेवलप हो रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, कन्वीनियंस जो मेन एक की ड्राइविंग फैक्टर है, उसके चलते फ्रोजन फूड का एक्सेप्टेंस आएगा ही आएगा। यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट फ्रेशली मेड होता है, अब एग्जांपल हम ले सकते हैं वड़ा पाव का, बहुत पॉपुलर स्नैक है वेस्टर्न इंडिया में। अब काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं वड़ा पाव के, लेकिन जो चेन आउटलेट्स हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं फ्रोज़न पे। जिनका 10, 15, 20, 50 स्टोर्स हैं, उनको फ्रोज़न फूड में शिफ्ट होना ही है, ताकि तभी तो जाके कंसिस्टेंसी टेस्ट में और क्वालिटी में मिलेगी। तो उसी तरह से जब हमारे पास इतना समय जो है खाना बनाने में लगाएं, उसकी जगह इसको फ्रोज़न प्रोडक्ट्स को बेस प्रोडक्ट की तरह मान के और बाकी अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, रेसिपी बनाएं, तो ये जो शिफ्ट है वो ज़रूर आना ही आना है। मैं तो स्ट्रांगली मानता हूँ कि फ्रोज़न इज़ द फ्यूचर। राइट।
तो आई थिंक दो चीज़ें मुझे क्लियर हो रही हैं इसमें. एक ऑफ कोर्स जो मैं ऑलरेडी देखता हूँ गुड़गांव में, दिल्ली में, मुंबई में, कि यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए इंक्रीज हो ही रही है बिकॉज कपल वर्किंग है, टाइम कम है और प्रॉबेबली अवेयरनेस हो रही है, तो उस वजह से. एंड सेकंड पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी रेस्टोरेंट को एक्सपैंड करना है और उसको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए कि भाई मुंबई में उसकी ब्रांच से कुछ खाया और दिल्ली में उसकी ब्रांच से खाया, सेम टेस्ट नहीं होगा तो कंज्यूमर लॉयल नहीं होगा. तो वो भी एक फ्रोजन फूड ऑप्शन उसके पास है कि दोनों तरफ सेम टेस्ट मेंटेन कर पाए. बिल्कुल. और उस सेम लेवल का हाइजीन या सेम लेवल के इंग्रेडिएंट्स भी वो मेंटेन कर पाए. एक एजम्पशन या एक थॉट हमेशा चला आ रहा है, शायद ये उस ज़माने से चला आ रहा है जब रेफ्रिजरेटर होते भी नहीं थे, राइट, कि खाना बनते ही खा लिया जाए वो बेस्ट होता है. कि भाई अब अगर अभी खाना बनाया 2-2.5 घंटे के बाद भी खाना जो है वो सही नहीं है. रेफ्रिजरेटर्स आने के बाद भी वो थॉट अभी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग देते हैं कि भाई खाना फ्रेश खाओ, फ्रिज में रखा हुआ खाना भी ना खाओ. और हम यहाँ उस मार्केट में फ्रोजन फूड की बात करने वाले हैं. तो इतना बड़ा थॉट चेंज कैसे आएगा? मैं जब आपने कहा अवेयरनेस बढ़ रही है तो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि एक थॉट जो दादाजी से दादी बोलते आए हैं कि खाना तो बनते ही खाओ, फ्रिज में भी रखा हुआ खाना मत खाओ, वर्सेस हम फ्रोजन फूड सोच रहे हैं कि इंडिया में लोग खा रहे होंगे. देखिए, जब कोई खाना बनता है तो वो फ्रेश खाना चाहिए. वो इसलिए बोलते हैं कि खाने में क्या होता है कि मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है कुछ समय के बाद. जैसे आपने खाना बना लिया, उसको रख लिया और उसके बाद उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर वो हेल्दी नहीं रहता है खाने के लिए. अब अगर आप जब रेफ्रिजरेटर आ गए, आप फ्रिज में रखो तो कुछ घंटों के लिए, 4, 6, 8 घंटे, 12 घंटे के लिए वो ठीक रहता है, माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें नहीं होता है. लेकिन उसके बाद उसमें भी माइक्रोबियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. अगर लंबे समय के लिए आपको रखना है तो फिर वो प्रिजर्वेटिव होगा कोई ना कोई उसमें. लेकिन फ्रोजन फूड में क्या है कि आपने फ्रीज कर दिया, उसको आपने फ्रीज़र में रखा, तो उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा. तो इसीलिए फ्रोजन जो है वो फ्रेश रहेगा. जैसे ही आप फ्रीज़र से निकालेंगे और उसको फाइनली कुक करेंगे तो वो एज गुड एज फ्रेशली मेड है. और मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हम लोग एक इस बिजनेस में हैं या फ्रोजन प्रोडक्ट्स में हैं. ये फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं. आजकल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी गूगल पे. हम मतलब इसके बारे में कभी बात नहीं हुई है या इसलिए ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, बट ये फैक्ट है. एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद ये बातें तब चली आ रही है जब ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, जब इनफैक्ट रेफ्रिजरेशन ही नहीं थी, तो शायद वो एक सही एडवाइस थी उस टाइम पे. अब वन कैन क्वेश्चन, वन कैन रिसर्च, वन कैन अंडरस्टैंड कि भाई वो वाला पॉइंट अब वैलिड है कि नहीं है. इफ़ इट मेक्स सेंस कि फ्रोजन इज इक्वली गुड, तो वो एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आएगी. आई थिंक एवरीवन शुड डू देयर रिसर्च कि भाई एक चीज़ चली आ रही है तो उस पर सवाल करो और देखो जवाब क्या है. हाँ, अब नई टेक्नोलॉजी है तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा है. राइट. आपको क्या बिजनेस साइड में क्या चैलेंजेस हैं फ्रोजन फूड की मार्केट में इंडिया में? एक तो हो गया जो हम एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है. अदरवाइज कोई और चैलेंजेस जो फ्रोजन फूड में आते हैं लॉजिस्टिकली, या कोई इस तरह के चैलेंज जो इस बिजनेस में स्पेसिफिकली आते हैं? देखिए, अब जो B2B सेक्टर है, जहाँ QSRs की बात करूँ, होरेका की बात करूँ, अब वहाँ के लिए जो है, जैसे होरेका में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और उसके बाद जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं, उन लोगों को अभी जो है इसके ऊपर अच्छी अवेयरनेस हो गई है. तो वहाँ जो है ये लोग अपना प्रोडक्ट को मेंटेन करते हैं. बेसिकली कोल्ड चेन मेंटेन करना ज़रूरी होता है इसके अंदर, तो वहाँ तो हो रहा है. बट रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो कुछ तो जैसे मॉडर्न ट्रेड में तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, लेकिन जो छोटे स्टोर्स हैं, कई बार ऐसे देखा जाता है वो अवेयरनेस उतनी नहीं है. अगर फ्रीज़र जो है, कहीं बिजली चली गई, एक तो ये रीज़न हो सकता है, या कहीं ऐसा है रात में फ्रीज़र किसी ने बंद कर दिया, तो वो इन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा नहीं है. अब क्या है कि कंज्यूमर जब ये प्रोडक्ट खरीदेगा और उसमें पाएगा कुछ भी माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह, तो वो ब्रांड को ब्लेम करेगा. ठीक है. अब ऐसा है कि क्योंकि वो टेम्परेचर अब्यूज़ हो गया, तो ब्रांड भी क्या ही करेगा. तो इस तरह के चैलेंजेस जो है वो बेसिकली अवेयरनेस के ऊपर ही है. जितना अवेयरनेस आएगी कि कोल्ड चेन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, तो उतना ये इम्प्रूव होता चला जाएगा. स्पेशली क्योंकि हमारे देश में टेम्परेचर ऐसे हैं. हाँ, टेम्परेचर्स देखिए हाई हैं. तो उसको है ना कि फ्रोज़न को आपको एक तो क्या है कि हमेशा फ्रीज़र में रखना है. अगर आप घर में भी ले जा रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द आपको जो है घर पहुंच के और फ्रीज़र में रख देना. अगर आप बाहर रखेंगे तो फिर वो उसकी शेल्फ लाइफ उतनी नहीं रहेगी और फिर वो जल्दी ख़राब हो सकता है. शुरुआत की तो जैसे प्लान था वैसे सब कुछ हुआ कि कुछ रोड ब्लॉक्स आए या कुछ स्पीड ब्रेकर आए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं जो 2010 से 2015 के बीच में जब इस बिजनेस को 10 में कॉन्सेप्चुलाइज किया और उसके बाद इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो वो एक पीरियड था 5 साल का। वहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस, हर्डल्स आए। एक सेटबैक जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब क्या हुआ था कि स्टार्टिंग फेज में मैंने, क्योंकि इसमें जो मशीनरी है वो सारी इंपोर्टेड है और मैं अच्छे से अच्छी मशीनरी लेना चाह रहा था। ये मैं समझ गया था कि इस बिजनेस में जो है आपको कामयाब होने के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में देना है। तो मशीनरी के जो ऑप्शंस थे, एक तो यूरोप से था, एक चाइना से था। तो मैंने चूज़ किया कि मुझे नहीं, यूरोपियन मशीनरी में जाना है। तो मैं नीदरलैंड चला गया। वहाँ 3 सप्लायर्स हैं, ग्लोबल लीडिंग सप्लायर्स हैं। तीनों से मैंने मीटिंग्स की, रेफरेंस विजिट्स की और 3 में से एक सप्लायर को चूज़ करके और फिर मैं जब वापस लौटा, मशीनरी का एडवांस पेमेंट भेज दिया। ठीक है। और फिर इस पे बिजनेस की अपना जो है फैक्ट्री के डिज़ाइन वगैरह में इसमें लग गया। करीब 6 महीने हुए थे ये एडवांस भेजे हुए, तब पता लगा कि वो जो सप्लायर कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई। तो फिर मैं यूरोप गया, वहाँ पता करने की कोशिश की कि अब ये क्या होगा। तो एक तरह से जो एडवांस दिया था करीब 3 करोड़ रुपया था उस समय, बहुत बड़ा अमाउंट था हमारे फैमिली के लिए। तो वो पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा था, डूब ही गया था। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया, मतलब पहला कदम जो मैंने उठाया था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वही मुझे बहुत बड़ा सेटबैक मिला। वही सोच रहा हूँ कि क्या उस वक्त थॉट होगा कि पहले सब एक आइडिया, सबको कन्विंस करना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है, एक बड़ी अमाउंट प्लान करना, इतने आइडियाज़ आपने सोचे, लेकिन फाइनली एक एग्जीक्यूट करने के लिए आपने स्टेप्स लिए। और यहाँ आपका कहाँ फॉल्ट है कि जिसको आपने एडवांस दिया है वो कंपनी बाहर की, वो बैंकरप्ट हो गई। तो और अच्छा नाम था, मतलब एक अच्छा ब्रांड था, नामचीन कंपनी थी। दूर दूर तक सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस वक्त तो बड़ा ऐसा लगता है ना कि यार मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। बट कैसे डील तो किया इस चीज़ से? अब मतलब बड़ा टफ हो गया था मेरे लिए। उसके बाद मतलब मैं किसी को भी इस बिजनेस के बारे में बात करूं कि मैं इसको अभी और परस्यू करना चाह रहा हूं, पहले तो मैं इसमें लग गया कि मैं किस तरह से इसमें से बाहर आऊं। अब मैं मतलब कैसे, वो कंपनी बंद हो गई थी, अब दूसरी कंपनी, बाद में किसी और इन्वेस्टर ने टेक ओवर किया और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो भी वर्क इन प्रोग्रेस था। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी होता है ना, अगर शुरुआत में ऐसा हो जाए तो आधे लोग ये कहते हैं कि ये साइन है, इट्स अ साइन कि तुम्हें नहीं करना चाहिए ये। हाँ, ऐसा भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। अब दूसरा ये था कि उस समय, जैसे मैंने आपको बताया कि 99 में मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था अहमदाबाद में, और हमारा मेन पहले काम था महसाना में। तो जब मैं 99 में ज्वाइन किया, तो उसके बाद आई थिंक 2000 में मेरे छोटा भाई है, उसने महसाना का काम, मतलब उसने भी ज्वाइन कर लिया। तो वो वहाँ संभाल रहा था पिताजी के साथ, दादाजी के साथ। अहमदाबाद में चाचा जी के साथ मैंने स्टार्ट किया था। बाद में 2008-9 में चाचा का बेटा है मेरा, उसने भी ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। अब ऐसा हो चला था कि 2010 में फिर जब मैंने इस प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया, इसके ऊपर काम कर रहा था, इस तरह के सेटबैक्स, चैलेंजेस, ठीक है, ये सब मैं देख रहा था। बैंक्स को कन्विंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। ठीक है। अब वहाँ ऐसा हुआ कि मेरे लिए करीब तो क्या मैं कहूँगा, 2010 के बाद मैं अपने जो फैमिली बिजनेस से दूर हो गया था। मतलब मैं बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा था, हमारा ज्वाइंट फैमिली बिजनेस ही, मैं थोड़ा अकाउंट्स वगैरह देख रहा था, बाकी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहा था मैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या था कि वहाँ जो है मेरा भाई भी था महसाना वाले काम में, अहमदाबाद में भी था, चाचा भी थे सब। तो मेरे लिए एक्चुअली वापस जाने का भी स्कोप नहीं था, मतलब जगह नहीं थी। तो शायद तो एक्चुअली मुझे तो उसी चीज़ ने हेल्प किया, तो मैं इसी के ऊपर लगा रहा। वो कहते हैं ना, जब किश्तियां जला दो, अगर किसी आइलैंड पे जाओ और किश्तियां जला दो, पीछे जाने की ऑप्शन ना हो, तो तुम आइलैंड बसा लेते हो। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा था। और मैं जो है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं इसमें फ्यूचर देख रहा था, मैं देख रहा था कि इसमें बड़ा फ्यूचर है, इसीलिए मैं फिर वापस उसी तरह से कन्विंस करता गया फैमिली को। और मतलब कामयाब मैं हुआ हूँ कन्विंस करने में, तभी तो जाके आगे स्टेप्स ले पाए हैं। अब फिर फाइनली ये बैंक्स वगैरह को कन्विंस करना, आगे इन फाइनेंसिंग वगैरह जुटाना। 2014 में हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया प्लांट का, अक्टूबर 2014 में, और दिसंबर 15 में जो है हमने अपना प्रोडक्शन रन लिया, पहला प्रोडक्शन रन, और मार्केट में लॉन्च किया। इस बिजनेस में, ये फ्रोजन पोटैटो क्षेत्र में, मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर आपको बताऊं तो 3 सेगमेंट्स है, और वही ट्रेंड सब जगह फॉलो होता है। पहला सेगमेंट है जिसको हम फूड सर्विस बोलते हैं, होरेका चैनल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स। और दूसरा सेगमेंट है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जो मल्टीनेशनल QSRs हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC।
और तीसरा सेगमेंट है जो हम रिटेल पैक्स, कंज्यूमर पैक्स जो आप घर में कंज्यूम करते हो। तो इस बिजनेस में क्या है कि 75 to 80% ये B2B बिजनेस है। 35-40% दोनों पहले बड़े सेगमेंट से आता है और कंज्यूमर सेगमेंट 20-25% है। ठीक है। सो रेस्टोरेंट्स को जो सप्लाई है या फिर QSRs को जो सप्लाई है, ये मेजर पार्ट है इसमें। मेजर पार्ट। ओके, ठीक है। तो दिसंबर 15 में हमने जो पहला लॉन्च किया वो फूड सर्विस सेगमेंट में किया। अब मैं आपको, ये अब तक मेरी जर्नी थी 2015 से हाइफन की जर्नी शुरू हुई। राइट। तो जो ये पहला हमारा लॉन्च था, ये पहला स्टेप ही जो है वो मान लीजिए हमारी सबसे बड़ी गलती थी, पहली सबसे बड़ी गलती। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि क्या होता है, देखिए भारत में जो है आलू हार्वेस्ट होता है फरवरी मार्च में, और मार्च महीने में आप कोल्ड स्टोर में रख देते हो और अप्रैल से जो है कोल्ड स्टोर से आलू आता है प्लांट पे। ओके। ठीक है। अब जो पोटैटो की क्वालिटी है वो नवंबर तक ठीक रहती है, दिसंबर में जो है वो काफ़ी डिटोरिएट हो जाती है। जो मैं आपको शुगर लेवल्स वगैरह बता रहा था, तो ऐसे हाई हो जाते हैं। एक शुगर का जो इसमें है वो प्रोलॉन्ग होता है, तो बट दिसंबर में हाई शुगर हो जाता है और क्वालिटी ओवरऑल डिटोरिएट हो जाती है। अब हमने क्या है कि मार्केट में अनाउंस कर दिया था कि हम जुलाई में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन प्लांट के कंस्ट्रक्शन में, मशीनरी के इंस्टॉलेशन में जो डिलेज रहते हैं किसी भी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट में, तो ऐसे करके अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, पर फाइनली हम दिसंबर में ही शुरू कर पाए। और हमने, हमारे पास जो आलू हमने ऑलरेडी प्रोक्योर करके रखा हुआ था, उसी से हमने प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च कर दिया, क्योंकि एक तरह से मार्केट का प्रेशर था। उस समय क्या है कि एक ही प्लेयर था मार्केट में और सेकंड प्लेयर का जो है मार्केट भी काइंड ऑफ वेट कर रहा था। ठीक है। तो हमने कर दिया लॉन्च, और फिर जो क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं बन पाई, काफ़ी रिजेक्शंस आए, काफ़ी इश्यूज हमने फेस किए। तो गलती सबसे बड़ी यही है कि जहाँ दिसंबर महीने में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक फिर भी ठीक है, जहाँ दिसंबर में फिर आपका जो है आइडियली शटडाउन टाइम होता है, उस समय हमने स्टार्ट किया। तो ये जो इनिशियल ऑर्डर था, वहीं पे आपको एक इनिशियल लर्निंग भी मतलब ये मार्केट में हमने लॉन्च किया, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बनाए थे, तो सब जगह रिजेक्शंस वगैरह हो रहे थे, तो नेगेटिव फीडबैक एक तरह का नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन देखिए हमने क्या है, जो प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा लगाया था। मशीनरी का सिलेक्शन जो है, प्रोसेसिंग लाइन वगैरह और सारी चीज़ें जो है प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, फूड सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और उसके चलते क्या हुआ कि फिर जब अगला क्रॉप आया, जैसे फरवरी में नया क्रॉप आता है, उससे फिर जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो बहुत बेहतरीन बना। और फॉर्चुनेट थे, हमारा टाइमिंग सही था कि हम लोग जो है सेकंड प्लेयर का रूम रहता है, तो मार्केट ने फिर प्रोडक्ट सही निकला तो फिर एक्सेप्ट करना शुरू किया, और फिर उसके बाद जो है क्वालिटी में हमने ध्यान दिया है और प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया चलता गया। तो इसमें जब आपने शुरू करना था, तो आपके माइंड में एक एंड कंज्यूमर या एंड बायर होगा जी, राइट, बट वो कॉन्फिडेंस था कि उसके लिए कुछ आपने होमवर्क किया था, कुछ टाई अप्स करे थे कि मैं ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एक बड़ा प्लांट लगा रहा हूँ, तो इसका एंड यूज़र या एंड बायर वुड बी कन्विंस्ड, वुड बी अग्रीड, ये पहले किया था कि ये प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस? देखिए उस समय ये तो मैंने ज़रूर सोचा था कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जो है क्वालिटी मैटर्स, तो आप जो है अच्छी प्रोसेसिंग लाइन अगर आपकी होगी तो अच्छी क्वालिटी की, तो अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया था, वो तो बड़ा क्लियर था। अब लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था, आपके इस प्रश्न पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे QSR सेगमेंट, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि QSR में हमें कोई ऐसा एंट्री मिलेगा। लेकिन दूसरे ही साल 2016 में ही हमें जो ब्रेक थ्रू मिला QSR सेगमेंट में, वो मिला बर्गर किंग के द्वारा। ग्रेट। 2014 में बर्गर किंग ने इंडिया में एंटर किया था, और मतलब उनके पास एक सप्लायर था ऑलरेडी, और वो एडिशनल सप्लायर ढूंढ रहे थे। क्या मतलब, और कोई ऐसा समझो कि प्लांट्स जो 3-4 थे, मैंने बताया वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे, तो वो एक और सप्लायर उनको लेना था, ऑन बोर्ड करना था। तो अब क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगाया था, हमारा प्लानिंग भी था, सीड पाइपलाइन हो गई पोटैटो की, तो कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी और क्वालिटी के चलते, और प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो वो सब इन प्लेस था। अब ये भी ऐसा हुआ कि जब प्लांट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, उस समय ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह से एक मार्केट से पल्स मिल रहा था कि देयर इज़ रूम फॉर अ सेकंड प्लेयर इन द मार्केट, तो उसी समय इन बिटवीन ओनली, मतलब जब कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, तब फिर डिज़ाइन में उस तरह के चेंजेस किए जो एडेप्टिव हो, इस तरह के QSR, मल्टीनेशनल QSR को ऑनबोर्ड करना। तो टाइमली जो देखो वो जो चेंजेस किए, उसकी वजह से क्या है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हुई। तो पहले ही ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रही थी, फिर वो एडिशनल किया,
तो अगेन एडिशनल आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बैंक फाइनेंसिंग वगैरह पॉसिबल नहीं होती है, तो थोड़ा एक और स्ट्रेच काइंड ऑफ हुआ। लेकिन क्योंकि वो टाइमली डिसीजन ले लिया और सही इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, तभी हम जो है बर्गर किंग जैसे QSR को ऑनबोर्ड कर पाए। 8 से 9 महीने की प्रोसेस थी, आसान नहीं था। अच्छा। फैक्ट्री ऑडिट्स, प्रोडक्ट अप्रूवल्स, उनकी लोकल टीम, सिंगापुर बेस्ड टीम, तो ऐसे करके फाइनली फिर, और वो भी पहले 3 महीने टेस्ट रन पे रखा कुछ स्टोर्स मुंबई के, और फिर फाइनली बिजनेस का शेयर देना शुरू किया। तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस तरह के मल्टीनेशनल QSR को ऑनबोर्ड करना। और उसके बाद हमारा जो QSR सेगमेंट में बर्गर किंग के साथ बिजनेस बढ़ता चला गया। उसके बाद दूसरे QSRs हैं जैसे KFC, और उनको भी हमने ऑनबोर्ड कर पाए। ओके, तो ये जैसे आपने बोला कि ये तो प्लान में नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस टाइमली रियलाइज हो गया। और आपके प्लान में था वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जी, जिसको हम सर्विस क्या कहते हैं, फूड सर्विस सेगमेंट। फूड सर्विस सेगमेंट, वो वाला आपके माइंड में था कि वो मेरा एक एंड बायर होगा, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको रियलाइज हुआ मतलब क्या, देखिए मशीनरी तो दोनों में वही है, बढ़िया ही है, क्वालिटी तो क्लियर थी, लेकिन जो QSR कस्टमर होता है ना, वो और भी चीज़ों को देखता है गहराई से, जैसे फूड सेफ्टी, ठीक है, तो आपका प्लांट जो है किस तरह से है, हाइजीन फैक्टर्स कितने आपके मेंटेन रहेंगे, फिर ह्यूमन सेफ्टी, मतलब आपके प्लांट में जो वर्कर्स हैं, कहीं कुछ जो है उनकी सेफ्टी कितनी है, कितनी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को पहले देखते हैं, और बाद में प्रोडक्ट क्वालिटी, और क्वालिटी के बाद प्राइस की बात तो अंत में होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, आमतौर पे आदमी क्या करता है कि थोड़े कॉर्नर्स कट कर सकता है, लेकिन समय रहते एहसास हुआ कि नहीं, एक पल्स आया कि नहीं, एक नीड है अच्छे सेकंड प्लेयर की, तो हमने वो टाइम रहते सारा जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर डाला। तो आपने अपना टेक, अपनी क्वालिटी, अपनी वो सारी चीज़ें उन स्टैंडर्ड्स की रखी कि जो QSR की चेकलिस्ट को मीट कर पाए, और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उनकी एक अच्छी खासी लंबी चेकलिस्ट होती है, राइट। तो कौन कौन से QSRs हैं जो हमारे एंड बायर्स हैं इस टाइम पे? सो बर्गर किंग है, KFC है, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट्स, मिडिल ईस्ट के मार्केट्स, करीब 12-13 मार्केट्स में तो हम KFC को सप्लाई कर रहे हैं, 4 से 5 मार्केट्स में बर्गर किंग कर रहे हैं। तो हम पहली कंपनी है इंडिया से जो इंटरनेशनल QSRs को कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी साइड हमने समझा, शेल्फ वाली साइड समझा, प्रोडक्शन वाली साइड समझी, टेक्नोलॉजी समझी, एक साइड इसके पीछे भी होगी प्रोक्योरमेंट, वो भी एक बहुत बड़ी साइड होगी, क्योंकि इस लेवल की प्रोडक्शन करनी है, इस लेवल के टर्नओवर को अचीव करने के लिए पीछे जो आप प्रोक्योर करते होगे, वहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है? व्हाट आर द गुड एंड अगली साइड्स जो प्रोक्योरमेंट में रहती है? अच्छा, देखिए जो खाने पीने की प्रोडक्ट्स हैं उसमें अधिकतर जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसका जो बेस है वो बनती है किसी फ्रूट या वेजिटेबल से, है ना। वेजिटेबल्स की हम बात करते हैं, जैसे पोटैटो एक वेजिटेबल है, तो वो कहीं किसी फार्म पे पैदा हो रही है। अब वो फार्म पे पैदा हो रही है तो लाजमी है कि उसमें फार्मर कोई इन्वॉल्व है, कोई ग्रोअर इन्वॉल्व है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए सही वैरायटी फार्मर एडेप्ट करे, और फिर उसको अपना जो है ना सारी एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस फॉलो करे, ताकि ये अच्छी क्वालिटी का जो फ्रेश प्रोड्यूस अवेलेबल हो सके। उसमें काफ़ी काम हम लोग करते हैं। खास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो देखिए 60% से ज़्यादा जो हमारा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखता है करीब, और काफ़ी सारा फार्मिंग होता है। अब उसमें क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है इस तरह का एक इंडस्ट्री, तो उसमें जैसे पोटैटो के केस में मैं बात करूं तो ये जो वैरायटीज़ हैं, सही वैरायटीज़ का सिलेक्शन और फिर फार्मर्स को अवेयर कराना, तो उसमें ना हमने ऑलरेडी पोटैटो में सक्सेसफुली ये सब कर लिया है। अब एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात मैं कर रहा था कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, लैंड होल्डिंग कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो इंडिया के फार्मर्स को ज़रूरत है हैंड होल्डिंग की, जहाँ आप उनको अच्छे से अच्छा सीड उपलब्ध कराएं, फिर उसके बाद उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े उसके लिए उनका जो है हैंड होल्डिंग करें, एग्रोनॉमी सपोर्ट दें, उनको रिकमेंडेशंस दें, तो वो भी सारा हम लोग करते हैं। कैसे उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो कम हो, पानी जो है वो कम से कम यूज़ हो, मतलब जो है ना अधिक मात्रा में ना यूज़ हो, लिमिटेड हो, ताकि अदरवाइज़ क्या वो फर्टिलाइजर्स जो है वो भी डाइल्यूट हो जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है वो हम कर रहे हैं बेसिकली। इससे क्या है कि क्योंकि हमारी देखिए एक तरफ हमारा जो बिज़नेस का जो कोर है वो वेजिटेबल्स है, पोटैटो, अब वो अच्छा रहेगा, उसको हम अच्छे से प्रोक्योर करेंगे तब जाके हम अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे, ठीक है। अगर पोटैटो ही अच्छा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे बिजनेस में जो है वो एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
एग्रीकल्चर में हम लोग काफ़ी काम करते हैं। एक एग्रीकल्चर से मेरा मतलब हमारी एक एग्रीकल्चर टीम है जो फार्मर्स के साथ एंगेज रहती है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग फार्मर्स के साथ करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि एक हमारा जो प्रोक्योरमेंट मॉडल है वो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्राइस पे जो मार्केट फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी बहुत ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, फार्मर्स को लो प्राइस में भी रिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है। हम लोग है ना एक अश्योर्ड इनकम वाले मॉडल पे, बेसिकली इसको कह सकते हैं एक अग्रीमेंट बेस्ड फार्मिंग। तो हम लोग अच्छी क्वालिटी का सीड फार्मर को अवेलेबल कराते हैं और उसके बाद जो आउटपुट है वो बाईबैक करते हैं प्री अग्रीड प्राइस पे। और वो प्राइस भी ऐसा है कि वो कॉस्ट प्लस मॉडल है, जो किसी फार्मर के लिए जो कॉस्ट है जिसके अंदर सारा सीड हो गया, अदर इनपुट्स हो गए, लेबर हो गया, इरिगेशन कॉस्ट हो गया, ये सारा मिला के जो उसका कॉस्ट है उसके ऊपर उसको एक अच्छी इनकम हो, उस तरह से हम लोग प्राइस, अब हर साल थोड़ा प्राइस इन्फ्लेशन के चलते, दूसरे कॉस्ट जो इंक्रीज हो रहा है उसके चलते, सो बेसिकली फार्मिंग को एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बना रहे हैं। अब ये है कि इतने सारे फार्मर्स है, क्योंकि इंडिया में छोटे फार्मर्स है, इतने सारे फार्मर्स के साथ आपको काम करना है, तो किस तरह से सभी लोग मेंटेन करें अपना एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस और जो है अच्छी क्वालिटी, मतलब उनके लिए भी प्रोडक्टिविटी बढ़े और कंपनीज के लिए भी अच्छा क्वालिटी अवेलेबल हो, उसके ऊपर बहुत काम हम लोग करते हैं। रफली कितने फार्मर्स के साथ अभी हम एसोसिएटेड होंगे? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले साल करीब 200 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े थे। पहले साल करीब 10,000 टन हमने प्रोक्योर किया था। अभी सीज़न ख़त्म हुआ है, अभी मार्च में हार्वेस्टिंग ख़त्म हुआ है, तो इस साल हमने 4 लाख टन प्रोक्योर किया है। 4 लाख टन प्रोक्योर करने के लिए 7,500 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं। 7,500 फार्मर्स। ये 9-10 सालों में 200 से लेके 7,500 फार्मर्स को हम जोड़ पाए हैं। ये अपने में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स इकोनॉमी, राइट? नहीं, इसी चीज़ से है ना, मैं इस तरह का जो बिजनेस है मैं गर्व महसूस करता हूँ कि एक तरफ तो क्या है कि ये फार्मर्स की जो है इनकम बढ़ाने में हम लोग काम कर पा रहे हैं, उनके लिए अश्योर्ड इनकम है, ठीक है, और मतलब उसी तरह से उनकी जो लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पा रहे हैं। कंज्यूमर्स के लिए इतने सारे कन्वीनियंस भरे फूड ऑप्शंस जो है, फूड वेस्टेज काफ़ी हद तक हम जो घटा रहे हैं। हर जो वेस्टेज है उससे कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट एंड यूज़ उसका होता है, कहीं एनिमल फीड में, कहीं बाय प्रोडक्ट दूसरा बन रहा है, तो और क्योंकि सारा एक ही जगह पे प्रोसेस हो रहा है तो काफ़ी हद तक वेस्टेज रिड्यूस होता है। अच्छी तरीके से स्टोर करते हैं, उसमें भी वेस्टेज रिडक्शन होता है। फ्रोजन प्रोडक्ट है, उसकी शेल्फ लाइफ है, वहाँ पर भी वेस्टेज रिड्यूस हो रहा है। और उसके बाद जो इंडिया मार्केट के लिए नहीं पर एक्सपोर्ट्स के लिए भी हम जो इतने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से एक्सपोर्ट अर्निंग्स के चलते फूड वेस्टेज घटा के एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी ऐड करके एक तरह से नेशन बिल्डिंग की तरफ हम अपना योगदान कर रहे हैं। वेरी नाइस। बट जब मैंने ये नंबर सुना 7,500 फार्मर्स, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा सुन के कि इतने सारे फार्मर्स के साथ एसोसिएट होना, मतलब उनको एक तरह की एश्योर्ड इनकम, उनको गाइडेंस मिल रही है। बट कैसे इस स्केल ऑफ फार्मर्स को आप ट्रेन कैसे कर पा रहे हो? बिकॉज अगेन वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो उनको ट्रेन करना, उनको गाइड करना, उनको मेंटोर करना, उनको उस लेवल के आउटपुट तक लेके जाना, ये कैसे पॉसिबल कर रहे हो? देखिए, उसके लिए ना हमारी क्योंकि इम्पोर्टेंस है हमारे बिजनेस में एग्रीकल्चर का, तो एग्री टीम है हमारी बहुत बड़ी, करीब 150 लोगों की एग्री टीम है। वो लोग फार्मर्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो पहले साल 200, फिर 500, 1000 फार्मर्स, ये सब मतलब हम मैनेज कर पा रहे थे। जब करीब हम 3-3,500 फार्मर्स तक पहुँचे 4 से 5 साल बाद, यानी आज से 2-3 साल पहले तक, तब हमने रियलाइज़ किया ये बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है। मतलब इतने सारे फार्मर्स का प्रोड्यूस आप प्रोक्योर कर रहे हो। अच्छा, हार्वेस्टिंग विंडो जो है वो बड़ी शॉर्ट है, खास करके जब आलू को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। करीब 25 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आपको कंप्लीट करना है। 20-25 दिन का बेसिकली 20 फरवरी एक्विजिशन है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि 15 मार्च के बाद ना टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सिर्फ 20-25 दिन की विंडो में पूरे साल का रॉ मटेरियल इतने सारे फार्मर्स से, इतने सारे फार्म से प्रोक्योर करना बहुत चैलेंजिंग हो रहा था। तब हमने, अब ये मेरा पर्सनली ये मानना है, बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस है इकोसिस्टम में, मतलब अलग अलग बिजनेसेस में, हर जगह, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमने एक टेक सोल्यूशन डेवलप करवाया, हमारा एग्रो सप्लाई चेन है उसके लिए। तो ये सारा अभी टेक्नोलॉजी इसमें हमने इन्वॉल्व कर दी है, जिसके अंतर्गत एक मोबाइल ऐप भी है सारे फार्मर्स के लिए। तो अभी ये दूसरा साल था, पिछले साल हमने ये इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सारे फार्मर्स को हम ऑनबोर्ड कर पाए। तो सारे फार्मर्स जो है वो ये मोबाइल ऐप के जरिए जुड़े हैं। इस मोबाइल ऐप का हमने नाम दिया है फार्मोजी।
फार्मोजी। हाँ जी। तो सारे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर्स हैं वो इस ऐप के माध्यम से जो सीड की डिलीवरी उनको होती है वो भी उसके द्वारा होती है, जो प्रोक्योरमेंट है वो भी उसके द्वारा हो रहा है जब सप्लाई हो रहा है। और फार्मर के लिए तो अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह उनको मिल जाती है। लेकिन और भी और जो हम इनको गाइडेंस वगैरह देना चाहते हैं, रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, वो सारा इस ऐप के माध्यम से जो शेड्यूल्स हैं वो उनको अलर्ट्स आ जाते हैं, नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, फार्मर भी अपना डेटा डालता है और ऐसे करके सारा हम ट्रैक और मॉनिटर कर पा रहे हैं कि किस तरह से ये सारा चल रहा है। अब लास्ट ईयर पहला साल था, हम सक्सेसफुली सारे फार्मर्स को ऑनबोर्ड कर पाए। अब ये इस सीज़न में हमने और एक कदम उठाया है। अब इस तरह से बहुत सारे अन्य इनिशिएटिव्स हम लेंगे। अब ये जो हमने मोबाइल ऐप डेवलप किया है, इसके ज़रिए हम और नई टेक्नोलॉजीज़ जो वर्ल्ड में आ रही है, अब इसमें एग्रीकल्चर में भी IoT AI आ रहा है। अब इंडिया का फार्मर क्योंकि स्मॉल फार्मर है, छोटा फार्मर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसीलिए ये फार्मोजी ऐप के द्वारा हमने इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को भी इंटीग्रेट किया है। एक टेक्नोलॉजी जो AI बेस्ड है, बेसिकली उसमें क्या है कि एक सेंसर है जिसमें आपको वेदर अलर्ट आ जाता है, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल का जो मॉइस्चर है, सो बेसिकली फार्मर को गाइडेंस मिल सकती है कि कितना इरिगेट करना है, कब इरिगेट करना है, और वेदर के चलते कोई अगर इम्पैक्ट आ रहा है क्रॉप पे तो कैसे उसकी संभाल की जाए। तो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज ये टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। और जब फार्मर्स के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग की बात करें, इसी सीज़न से हमने एक इंडस्ट्री फर्स्ट नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका हमने नाम दिया है पाठशाला। बेसिकली यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जैसे हाइफन ब्रांड है हमारा, कंज्यूमर ब्रांड है, वैसे ही लास्ट ईयर हमने हाईफार्म को एक फार्मर कनेक्ट ब्रांड, मतलब अब जो हमारा प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी है वो हम हाईफार्म के नाम से करते हैं। तो हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया इस साल वो है हाईफार्म पाठशाला। अब पाठशाला से आप जैसे समझ रहे हैं एक स्कूल है, अब वो 17 पॉकेट्स में हमने इस तरह से स्टार्ट किया है जिसमें फार्मर अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और हमारी टीम्स हैं, हम एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, एक्सपर्ट्स को शुरू से इन्वॉल्व करते आए हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो फॉरेन एक्सपर्ट्स को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, पहले भी आ रहे हैं वो, लेकिन अब क्या है कि जैसे हम लोग ये कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो मुझे इससे याद आ रहा है हमने कुछ एक शुरू किया है, पिछले 2-3 महीने ही हुए अभी, हमने इसको बोला है स्पडकास्ट। स्पड यानी पोटैटो। ओके। तो फार्मर्स के लिए जो है नॉलेज शेयरिंग, इस तरह के एक्सपर्ट्स हो गए और किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, वो हम क्लिप्स बना के और शेयर कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें, और ऊपर से फार्मोजी ऐप पे भी सारा आपको देखने मिलेगा। तो इस तरह से हाईफार्म पाठशाला एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस करने में। इसी साल ने हमने सक्सेस देखी है। दूसरा है हाईफार्म विज्ञानशाला, जो R&D फार्म है, नई वैरायटीज़ या एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ को और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, तो वो भी डेमोन्स्ट्रेट हम करते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए फार्मर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, फार्मर का जो है स्टिकेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि फार्मर्स जो है फार्मिंग जो है सारे फार्मर्स के लिए, इंडिया के फार्मर्स के लिए एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बने। तो ये थी मेरी एक कोशिश सबको एक रिमाइंडर देने की कि सोचने वाले सोचते रहते हैं और करने वाले मार्केट में गैप्स ढूंढते हैं, आइडियाज ढूंढते हैं और एक आलू से ही बिजनेस एम्पायर बना देते हैं। मैं और मेरी टीम इसी कोशिश में रहेगी कि हम पॉडकास्ट में अलग अलग फील्ड के लोगों को लाएं, अलग अलग एक्सपर्ट्स को लाएं और उनकी नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी को ब्रेक डाउन करके आप तक पहुंचाएं। मैं पिछले 14 साल से इसी मिशन में हूं कि अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी बुक्स और अपनी वीडियोस के थ्रू आपकी लाइफ में डिफरेंस लाता रहूं, आपकी लाइफ को बेटर बनाता रहूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।